अस्सलाम वालेकुम। सो सलमान भाई, आप कार्ल मार्क्स को काफ़ी एडमायर करते हैं, पर आप सोशलिस्ट क्यों नहीं हैं, मुझे ये बताएं। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यार देखें, कार्ल मार्क्स ना हिस्ट्री का अब्दुलरहमान भाई बहुत बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट फिलोसफर रहा है एंड आई लाइक हिम वेरी वेरी मच। लेकिन कुछ फ्लॉप्स ऐसे होते हैं। देखिए, मैं शुरू से ही मेरा ये एक मतलब कि अपना एक प्रिंसिपल रहा है या एक नज़रिया रहा है कि मैं किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, बिकॉज आइडियोलॉजी ह्यूमन मेड होती हैं और उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। तो कार्ल मार्क्स इतना बड़ा फ़लसफ़ी था कि उसने अपने ये जो सोशलिज़्म का एक सिस्टमैटिक फ़िलॉसफ़ी उसने दी ना, उससे बहुत सारे जो अपना बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, इवन कि आप तैमूर लाल साहब को देख लें, कितने बड़े एक इंटेलेक्चुअल जाइंट कह लें आप हैं। लेकिन मतलब कि इतनी बड़ी फ़िलॉसफ़ी उसने दी, या इतना एक वो बड़ा फ़िलॉसफ़र था कि उसने ऐसे लोगों को भी कम्युनिज़्म के रोमांस में एडजस्ट कर लिया, कम्युनिज़्म के रोमांस में दाखिल कर लिया। वाई आई एम नॉट अ सोशलिस्ट, बिकॉज मेरे नज़दीक अगर आप किसी आइडियोलॉजी को फुली फॉलो करते हैं ना, तो उससे होता क्या है, उसके नताइज क्या आपको भुगतने पड़ते हैं। एक तो ये कि आपको फिर उसको, चूँकि आप उस आइडियोलॉजी के फॉलोअर होते हैं, तो आप उसको क्रिटिक नहीं कर सकते। आप उसके फ्लॉ जो हैं, उसके जो खराबियाँ जो हैं, उसको भी आप डिफेंड करने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है एक इंटेलेक्चुअल के लिए। आप इवन के तैमूर लाल साहब को देख लें, वो फ्रेडरिक नीशे को क्या क्या कुछ नहीं कह रहे आजकल अपनी वीडियोस के अंदर। उसकी वजह यही है कि अब वो एक फ़िलासफ़ी के साथ बाउंडेड हो चुके हैं, एक एक सिस्टमैटिक फ़िलासफ़ी के साथ, एक नज़रिए के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ बाउंडेड हो चुकी हैं। अब इस आइडियोलॉजी के साथ बाउंडेड होने की वजह से वो नीशे के सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखते हैं, वो उसको 360 डिग्री देख ही नहीं रहे। ठीक है, अब इवन के हेगल ने, ये कार्ल मार्क्स जो है वो हेगल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। हेगल का जो है वो डायलैक्टिक्स है, उससे उसने अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म कह लें, वो निकाला। अब हुआ क्या इससे? अब इससे उसने बड़ा सिस्टमेटिकली बना लिया। अब जो भी चीज़ सिस्टमेटिक होगी ना, एक चीज़ हमेशा याद रखें, यूनिवर्स सिस्टमेटिक नहीं है, इसमें एक रैंडमनेस है। कोई चीज़ें, बिकॉज आप अल्टीमेट रियलिटी को तो एक्सपीरियंस नहीं ना कर रहे। आप ये कहें कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने एक सिस्टम बनाकर आपको पेश कर दिया है, पूरी दुनिया उसी सिस्टम पर वर्क कर रही है, तो यू आर ह्यूमन, आपसे गलतियाँ भी होंगी। एंड सेकेंडली, आपके पास सिर्फ एक लेंस है देखने का, जो कि ह्यूमन परसेप्शन है। इवन कि मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि अगर आप देखें को, तो जो दुनिया की आप रियलिटी परसीव कर रहे हैं, आप ह्यूमन लेंस से परसीव कर रहे हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन लेंस जो है वो दूसरी जो मखलूक है, लाइक अगर आप गाय की मिसाल लें, अगर आप घोड़े की मिसाल लें, अगर आप मेंढक की मिसाल लें, उनकी जो परसेप्शन है या वो दुनिया को जिस लेंस से देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कोई दुनिया को सिर्फ ऑरेंज, रेड एंड ग्रे की शेड में देखते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें ग्रीन नज़र आ रही है वो दूसरी क्रिएचर्स को किसी और कलर में नज़र आती है। सो आप ये कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत एक बेसिकली ना उनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है कार्ल मार्क्स का। एंड जब आप मटेरियलिज्म की बात करते हैं या मटेरियल की बात करते हैं, दिस इज एन एम्पिरिकल फिनोमेना। एम्पिरिकल फिनोमेना जो कि सेंसेस से हम परसीव करते हैं, वो एक कोई मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके बारे में आप कह लेंगे कि इवन कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अ सिस्टमैटिक। अगर आप सिस्टमैटिक बना देंगे, उसमें फ्लॉज होंगे, उसमें खराबियाँ होंगी। अच्छा, अब बात आते हैं कि मैं कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड होने के बावजूद एक सोशलिस्ट क्यों नहीं हूँ। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कार्ल मार्क्स बात करते हैं इक्वालिटी की। मैं इक्वालिटी अब इक्वालिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं। जब आप कहते हैं कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल होते हैं, दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। किसी का इंटेलेक्ट ज़्यादा है, किसी में नहीं है। तो ह्यूमन बींग को ये कहना है कि दे आर इक्वल, दिस इज़ नॉट ए मैच्योर स्टेटमेंट। आप कह लें कोई किसी चीज़ में ज़्यादा काबिल होता है, कोई किसी चीज़ में ज़्यादा काबिल होता है। आप ये कह सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ऑन फ्रेगनेंस, उसकी अपनी एक खुशबू है। और सेकेंडली, अगर आप इक्वालिटी की बात करें तो हाँ, राइट्स में इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये टच भी दूंगा कि
नीशे का जो इक्वालिटी का नज़रिया है, बिकॉज मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ और उसी को कह लो फॉलो करता हूँ कह लें, या फिर कह लें कि उसी को ठीक समझता हूँ या ज़्यादा लाइफ अफर्मिंग समझता हूँ। वो कार्ल मार्क्स, जब आप नीशे को पढ़ते हैं ना, लोग मुझे कहते हैं कि यार देखें जिस तरीके से लोग रोमांस में मुब्तला है ना कार्ल मार्क्स के, बाकी आप नीशे के रोमांस में मुब्तला है। मैं कहता हूँ कि यार आप उसको एक मरतबा पढ़े तो सही, आपको पता चलेगा कि ही वॉज अ ट्रूली जीनियस मैन। आई आई एडमायर्ड हिम टू मच। उसकी वजह ये है कि वो जिस तरीके से बियॉन्ड द मैट्रिक्स चाहता है, लेकिन मैं उसकी माइसोजिनी को बिल्कुल भी प्रेज़ नहीं करता। अब ये एक एलिमेंट है मेरे अंदर, और ये एलिमेंट मैंने नीशे के एटीट्यूड से ही सीखा है कि जिस तरीके से वो कहता है कि आपको सिस्टमेटिक नहीं होना चाहिए या आपको इस तरीके से प्रॉपरली बाइस्ड नहीं होना चाहिए। तो नीशे को अगर आप देखिए, ये वाज अ माइसोजिनिस्ट, और उसकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, तो मैं उस पर सवाल उठाता हूँ। और मैं नीशे को प्रॉपरली फॉलो भी नहीं करता, उसकी बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ के अंदर भी उसमें फ्लॉज हैं बहरहाल। लेकिन नीशे जिस इक्वालिटी की बात करता है ना, वो नहीं है जो बैठ कर तैमूर लाल बता रहे हैं। अब यही मसला है आइडियोलॉजी के साथ। वाई आई एम नॉट अ सोशलिस्ट, बिकॉज कार्ल मार्क्स को वो हर तरह से डिफेंड कर रहे हैं, हर नहज पर आकर वो उस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक मामला पैदा हो रहे हैं। नीशे जिस इक्वालिटी की बात करता है ना, वो ये इक्वालिटी नहीं है। नीशे क्या बात करता है? नीशे कहता है देखिए दिन होता है ना तो रात होती है, चीज़ें ऑपोजिट्स में से जन्म लेती हैं, बाइनरीज में से जन्म लेती हैं। दिन नहीं होगा तो रात नहीं होगी, सूरज नहीं होगा तो मतलब कि चांद नहीं होगा। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि या कोई चांद भी होता है जब हर वक्त चांद ही होगा। या अंधेरे की मिसाल ले लें आप, रोशनी नहीं होगी तो कोई अंधेरा कैसे, अगर हर वक्त अंधेरा है तो कहेगा अंधेरा है? नहीं। तो अब नीशे कहता है कि देखें जो इक्वालिटी है ना, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। और दूसरा, आप जब ये कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स इक्वल होने चाहिए या वो इक्वल, अब वो यहाँ राइट्स की बात नहीं कर रहा, वो ह्यूमन पोटेंशियल की बात कर रहा है। अब कार्ल मार्क्स की सारी फिलॉसफी घूमती है ह्यूमन राइट्स के ऊपर कि लेबर को एक्सप्लॉइट कर रही है बुर्जुआजी। बट नीशे इसको इस तरीके से अप्रोच नहीं कर रहा। नीशे क्या कहना चाह रहा है? वो इस तरीके से कहना चाह रहा है कि देखें जो इक्वालिटी है ना, वो ह्यूमन पोटेंशियल को ख़राब करती है। अब ये नहीं कह सकते कि कार्ल मार्क्स या एक किसी आम गली में बैठा हुआ कोई आम आदमी वो इक्वल है, नहीं, फ़र्क है उनमें। तो ये वो इस पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो नीशे कहता है कि जो एक ह्यूमन पोटेंशियल है ना, मतलब कि देखिए ना, आप मेरे से ज़्यादा काबिल हैं, अगर मैं भी काबिल होऊंगा आप भी काबिल होंगे, तो फिर काबिलियत तो ना हुई है। फिर हमारी लोग कहेंगे इंसान होते ही ऐसे हैं, कोई ज़्यादा काबिल होगा तो ही ना काबिलियत पहचानी जाएगी। तो नीशे कहता है कि जो ह्यूमन, नीशे पोटेंशियल को, केओस को, इन चीज़ों को बड़ा पसंद करता है। तो वो कहता है कि ये जो मसला है ना, और ये जो कहना है कि इक्वल होने चाहिए, ये ह्यूमन पोटेंशियल को ख़त्म करता है। बिकॉज जब सभी का कैलिबर सेम होगा तो कोई ह्यूमन बीइंग अपने अंदर एक केओस लेकर नहीं आएगा और एक पोटेंशियलिटी गेन करके किसी एक, जो उसका ओबरमैन का कॉन्सेप्ट है कि वो एक ओबरमैन बनने की तरफ नहीं जाएगा, कोई महराज पाने की तरफ, कोई मुकाम पाने की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि इक्वालिटी इज़ अ डिजीज़, इज़ अ सिक मेंटालिटी। तो वो तैमूर लाल साहब जो है ना, वो इसको ज़रा बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से उसके बहुत खिलाफ हो जाते हैं। तो वाई आई एम नॉट अ सोशलिस्ट, उसकी आपके मेन क्वेश्चन की मुद्दे की तरफ आते हैं। उसकी वजह ये है कि कार्ल मार्क्स का लेंस, एक तो ये है ना कि एक तो वजह मैंने बता दी आपको कि आइडियोलॉजी को मैं फुली फॉलो नहीं करता किसी की। और इसकी दूसरी वजह क्या है? इसकी दूसरी वजह ये है कि अगर आप कार्ल मार्क्स को देखें ना, तो वो दुनिया को सिर्फ एक लेंस से परसीव कर रहा है, इकोनॉमिक लेंस। इवन कि वो कल्चर को भी कहता है कि कल्चर्स भी इकोनॉमिक मामलात की वजह से या वो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से शेप होते हैं। मतलब वो सुपरा स्ट्रक्चर बनाता है और उसके नीचे बेस बनाता है। बेस जो है उसमें वो रखता है इकोनॉमिक्स को, मुआशियात को, इन चीज़ों को। ठीक है, सुपरा स्ट्रक्चर में वो रिलीजन्स को रखता है, आइडियोलॉजीज़ को रखता है, कल्चर को रखता है, सोसाइटी को रखता है, इन चीज़ों को रखता है। वो कहता है कि ये जो बेस है ना इकोनॉमिक्स, इससे इन्फ्लुएंस होकर ये ऊपर का सुपरा स्ट्रक्चर बनता है।
ये ऊपर की जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये इन्फ्लुएंस होकर बनती हैं, इवन कि जो रिलीजन है वो भी इकोनॉमिक्स के ज़रिए ड्रिवन होता है। तो वो ओवरऑल रियलिटी को किससे परसीव कर रहा है? इकोनॉमिक लेंस से। बट ट्रूथ और ये जो यूनिवर्स है इज सो कॉम्प्लिकेटेड मैन। ह्यूमन आइडियोलॉजीज, ह्यूमन माइंड एंड इवन दिस यूनिवर्स इज सो कॉम्प्लिकेटेड। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ अनासिर होते हैं। आप अगर किसी एक प्रॉब्लम को भी लेंगे तो वो सिर्फ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो कल्चर जो है वो इकोनॉमिक्स से ड्रिवन होता है, उसमें मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ होती हैं। ह्यूमन बींग्स के जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। रिलीजन कैसे शेप हुए, रिलीजन कैसे बने? ह्यूमन बींग्स मीनिंग की तलाश में थे, वो सवाल करना चाहते थे कि यूनिवर्स बना कैसे, इस यूनिवर्स के पीछे हकीकत क्या है। गॉड की जो एग्जिस्टेंस है वो इस चीज़ का सबूत है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो किसी को कोई मीनिंग चाह रहे थे, तो दे अब इससे मैं नहीं जाऊँगा कि दे क्रिएटेड गॉड या गॉड क्रिएटेड देम, ठीक है। लेकिन गॉड की जो द वेरी परसेप्शन ऑफ द गॉड विल टेल अस डैट जो ह्यूमन बींग्स थे वो ये जानना चाह रहे थे कि सोसाइटी जो है या जो यूनिवर्स है ये बना कैसे है, ठीक है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी कि इसको गॉड ने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए दोबारा बेसिक्स के ऊपर आएंगे, ये बात करेंगे कि दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना कि यूनिवर्स कैसे बना है। ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से इस तरीके से ये शेप हुआ रिलीजन या आइडियोलॉजीज़ या सब कुछ। इवन कि आप मार्क्स को खुद देख लें, मार्क्स की आप आइडियोलॉजी को देखें कि वो आइडियोलॉजी शेप कैसे हुई, वो अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी से कितना इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उस वक्त लेबर एक्सप्लॉयटेशन अरूज पे थी। तो उसने उसके रिएक्शन में आकर एक ये फ़लसफ़ा दिया। हर फ़लसफ़ा एक ना किसी रिएक्शन में आता है। तो ये जो वेरी परसेप्शन है ना उसकी कि ये बुर्जुआजी एक्सप्लॉइट करते हैं, दिस इज़ अ जीनियस थिंग। बहुत बड़ा सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट उसने उठाया, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग मैन, बहुत सारी चीज़ें। सो अपनी बात को ख़त्म करते हुए, सवाल को ख़त्म करते हुए मैं इसको इस तरीके से कंक्लूड करूँगा कि मार्क्स चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, जबकि जो उसका इकोनॉमिकल लेंस है दिस इज़ वेरी जीनियस। मैं उसको बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। लेकिन उस हवाले से भी एग्री नहीं करता थोड़ा सा कि ये जो कहते हैं ना कि हर चीज़ बुर्जुआजी कर रहे हैं, हर चीज़ को क्रिएट ही बुर्जुआजी करते हैं। इवन कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्किन केयर की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो सारी बुर्जुआजी क्रिएट करके भी इसको सेल करते हैं। हाँ, वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हाँ यार यहाँ ये मसला आ रहा है, इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाकर सेल करते हैं, वो ज़रूर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को वो क्रिएट कर रहे हैं, वो कैश ज़रूर कर रहे हैं हर चीज़ को। तो इकोनॉमिक लेंस में भी इवन मैं थोड़े से इख्तलाफात रखता हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी जीनियस कॉन्सेप्ट, इसको मैं एडमायर करता हूँ। लेकिन आई एम नॉट अ सोशल